नेशनल रिलेशन अप्रैल मंथ का ही 2024 का मैगजीन को स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी पॉलिटी का जो भी मैगजीन था सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है और पढ़ा दिए हैं, आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में वो है बंदरगाहों का भू राजनीतिक महत्व। तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट्स, तो ये है टॉपिक पहला। तो बंदरगाहों का भू राजनीतिक महत्व हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या है। तो बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो है कि भारत में जो चाबहार बंदरगाह पर शहीद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल का विकास के लिए ईरान के साथ 10 वर्षीय समझौता किया गया है। तो सबसे पहला फिगर में जो है ये यहाँ पे चाबहार पोर्ट को देख सकते हैं, जो इंडिया का है ये चाबहार पोर्ट, और ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को के बाद ईरान कंट्री में ये हमारा गल्फ़ ऑफ ओमान के सामने चाबहार पोर्ट है। ये भारत का पोर्ट है और ईरान में स्थित है। तो भारत ने इसीलिए ईरान के साथ 10 वर्षीय समझौता पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो हम लोग और संबंधित तथ्य पे इसको देख लेते हैं कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL यह है इंडिया का। तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इंडिया का, और ईरान का जो पोर्ट है वो है पोर्ट्स एंड मैरीटाइम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों मिल करके हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया की तरफ से है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान की तरफ से पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये PMO, ये दोनों मिल करके इसको हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो है ये चाबहार पोर्ट, ठीक है, ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का एक ऐसा कंपनी है जिसका 100% स्वामित्व सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसका 100% स्वामित्व किसके पास है? तो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के पास। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 2016 में किया गया था। 2016 में भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान, ठीक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के रास्ते पे ही है, तो भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान ने एक त्रिपक्षीय समझौता करके इसको इस्टेब्लिश किया था 2016 में। इसका उद्देश्य क्या है इसको लाने का या चाबहार पोर्ट वहाँ बनाने का? तो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत के पश्चिमी तट के भू आवृत अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोपीय देश के बीच दूरी को कम करना। तो बिना पाकिस्तान का इंटरफेयर किए हुए इंडिया जो है डायरेक्टली चाबहार पोर्ट से यूरोपियंस कंट्री और मध्य एशिया का कंट्री के साथ व्यापार कर सकता है, इसलिए चाबहार पोर्ट को बनाया गया था। चलिए इसको अब छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो IPGL जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है वो म्यांमार में एक शीतवीय बंदरगाह है, पर सभी तरह का गतिविधि पर प्रतिबंध करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे इस, और एक है मैप उसको भी। तो शीतवीय बंदरगाह कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। ठीक है, तो कालादान नदी पर स्थित है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि शीतवीय बंदरगाह कहाँ पे है? तो म्यांमार का कालादान नदी पर स्थित है। ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। तब ये देखिए, तो ये इंडिया हो गया और ये है शीतवीय पोर्ट जो कि म्यांमार में है। तो इसका यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इंडिया का जो पूर्वी घाट में जो कलकत्ता वगैरह है वहाँ से डायरेक्ट हम लोग व्यापार करने में आसानी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिशन पोर्ट परियोजना के बारे में 2008 में भारत सरकार ने म्यांमार सरकार के साथ मिल करके ये बनाया था। तो म्यांमार से होते हुए पूर्ववर्ती राज्यों में परिवहन का एक मल्टी मॉडल साधन है। तो भारत का जो ईस्टर्न साइड का जो स्टेट्स है उसके साथ ये व्यापार या परिवहन के लिए एक मल्टी मॉडल परियोजना है जो कि भारत और म्यांमार ने मिल करके बनाया था। तो भारत का जो पूर्वी बंदरगाह है, जो ईस्टर्न साइड का जो भी डॉकयार्ड्स है, ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग बोल सकते हैं विजाग और कलकत्ता का जो भी बंदरगाह है वो, उससे क्या होता है, म्यांमार को जोड़ा जाता है। तो म्यांमार को और भारत का पूर्वी बंदरगाह को इससे जोड़ा जाता है, जोड़ के देख सकते हैं हम लोग। तो बांग्लादेश को दरकिनार करते हुए म्यांमार के जरिए भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से तक आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। तो यहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को बिना टच किए या बिना छेड़छाड़ किए भारत जो है डायरेक्टली म्यांमार से, और म्यांमार जो है डायरेक्टली
भारत के पूर्वी तट पे पहुंच सकता है। चलिए इधर देखते हैं फिर। तो भूटान और बांग्लादेश के बीच स्थित चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आवाजाही निर्भरता को कम करेगा। तो अब भारत से वो कहीं और भी जा सकता है, लेकिन पहले क्या होता था कि जो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो जो ईस्टर्न साइड जो है सिक्किम के पास, उसको हम लोग बोलते हैं चिकन नेक। तो वहाँ पे आवाजाही को कम कर सकता है, क्योंकि वहाँ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कारण से अगर अटैक होता है तो इंडिया से पूरा जो ईस्टर्न स्टेट है वो छूट जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे नहीं चाहते हुए भी हम लोग को ये करना पड़ता है। अब जो बंदरगाह हम लोग बनाते हैं इसका अपना एक महत्व है, ठीक है। तो इसको छोटा कर देते हैं ताकि दिखाई दे प्रॉपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा दिख रहा है, फ़ोन से हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसलिए। तो बंदरगाह का एक अपना एक सामरिक महत्व है। तो पहला महत्व के रूप में हम लोग देख सकते हैं भू राजनीतिक परिसंपत्तियों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो क्या करता है, तो भू राजनीतिक परिसंपत्ति के रूप में ये कार्य करता है। तो राजनीतिक पहुंच की सुविधा प्रदान कर रहा है। समुद्री मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति कार्यों पर भी देश का नियंत्रण को मजबूत करता है। तो इसका पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व क्या हो गया कि समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत करता है। तो म्यांमार के जो सितवे बंदरगाह तक पहुंच भारत को हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करेगा। अगर म्यांमार में भारत का एक सितवे बंदरगाह है तो वो क्या करेगा, तो हिंद महासागर में भारत अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। अब इसका तीसरा महत्व जो होगा, इसके कारण द्विपक्षीय या बहुपक्षीय बहुत सारा संबंध को मजबूत करेगा, ठीक है। बंदरगाह कूटनीति को भी ये सुधार करेगा। तो व्यापार नेटवर्क अपना ये प्रदर्शन कर रहा है। बंदरगाह का कुछ अपना आर्थिक महत्व भी होता है। तो बंदरगाह के कारण हम लोग दूसरे देशों से कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार को और ज़्यादा सुविधाजनक बना सकते हैं, ठीक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में देश की भागीदारी को भी सक्षम बना सकते हैं। स्थानीय मुद्रा से लेन देन, अब भारत का मुद्रा से हम लोग म्यांमार में भी लेन देन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बंदरगाह शहर का भी निर्माण होता है। जिस जगह पे पोर्ट बनाया जाता है वो थोड़ा सा अपने आप ऑटोमेटिक वो डेवलप्ड हो जाता है। तो बंदरगाह शहर का भी निर्माण हो सकता है। आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के संरक्षण का भी विकल्प का मार्ग ये तैयार कर सकता है। जैसे कि ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में, यह ग्वादर बंदरगाह चीन का है, ठीक है। तो इससे अपनी निर्भरता को भी कम किया जा सकता है। अब बंदरगाह के रणनीतिक रूप से उपयोग किए जाने पे कुछ ना कुछ अपना चुनौती भी है। तो चुनौती के रूप में हम लोग पहला जो चुनौती है वो राष्ट्र के बीच में प्रतिद्वंद्विता। तो जैसे चीन जो है एक किया हुआ है रिंग ऑफ पल्स का सिद्धांत को ही अपनाया हुआ है। तो जितना भी हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर का देख रहे हैं, जैसे ग्वादर बंदरगाह हो गया, यहाँ पे ये मैप में ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, चीन का है। उसके बाद देवोती में है पोर्ट ऑफ दाराले, ठीक है। तो श्रीलंका में है हम्बनटोटा। उसके बाद म्यांमार में ही है एक पोर्ट, नाम बहुत अजीब सा है। तो ये चीन अपना भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है। तो इसी के बिहाफ में भारत ने क्या किया, तो भारत ने भी जो यहाँ पे दिख रहा है रेड रेड कलर का पोर्ट्स, जैसे कि ईरान में है चाबहार पोर्ट, ऐसा और बहुत सारा पोर्ट है, ठीक है। जैसे कि म्यांमार में सिल्वे पोर्ट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके माध्यम से भारत वो सब चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहता है चीन से। तो इसने जो सिद्धांत अपनाया है वो है नेकलेस ऑफ डायमंड का थ्योरी। तो चीन का जो सिद्धांत है वो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स का, और भारत का जो सिद्धांत है वो है नेकलेस ऑफ डायमंड का। तो यहीं पे दिया हुआ है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। चीन पूरे हिंद महासागर में चीनी प्रभाव वाले बंदरगाह की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत को घेरना चाहता है। तो चीन क्या कर रहा है, तो भारत के चारों ओर पोर्ट का निर्माण करके, बंदरगाह का निर्माण करके भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो दूसरा चुनौती क्या है, तो राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचता है। तो श्रीलंका में पैदा हुए आर्थिक संकट के लिए काफ़ी हद तक चीन का जो ये ऋण जाल है ये इसको माना जाता है, ठीक है। अगला जो चुनौती है वो रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पोर्ट्स है, तो समुद्री जो डकैत होता है वो डकैती भी कर सकता है, तो इसका भी एक अपना खतरा बना हुआ है। अगला जो चुनौती है वो है सुभेद्यता में वृद्धि। तो भू राजनीतिक तनाव भी अपने चरम पे पहुंच सकता है। तो भारत में संबंधित चुनौतियां क्या है, तो है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव आदि स्वयं को चीन और भारत के भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में फंसा हुआ है। तो
तो भारत जो है एक कंपटीशन में लगा हुआ है श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव के साथ, और एक्चुअली वो जो है वो कंपटीशन में लगा हुआ है चीन के साथ। और अपना जो है ये पोर्ट्स वगैरह है, भारत अपना स्थिति को मजबूत करना चाहता है श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में, क्योंकि वहाँ पे जो है चीनी प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है और भारत के पास वित्तीय संसाधन भी सीमित है, इसलिए वो खुल के कोई कार्य भी नहीं कर पा रहा है। तो ये भारत के लिए चुनौती है। अगर हम देखेंगे इसके आगे की राह में, तो आगे की राह हो जाएगा वैश्विक स्तर पर जोखिम को निगरानी करना, ठीक है, और जितना भी बंदरगाह है उसके विकास के लिए हम लोग की सरकार है वो ऋण उपलब्ध करवाए। वैश्विक स्तर पर सुरक्षा साझेदारी का निर्माण करना। भारत के संदर्भ में विशिष्ट उपाय हम लोग बोल सकते हैं कि हिंद महासागर जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को बैलेंस करना, समुद्री सुरक्षा से जुड़े हितों की रक्षा करना, बहुपक्षीय साझेदारी की संभावना का पता लगाना और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना। तो भारत को ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में जो इंडियन ओशियन वाला जो क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हिंद महासागर वाला क्षेत्र, इस पे अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करना इंडिया के लिए अभी ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। इसमें हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़े, एक चाबहार बंदरगाह, तो वहाँ से इम्पोर्टेंट होता है कि उसने कौन बनाया, कब बनाया, और ये है एक जो बॉक्स में दिया हुआ था सितवे बंदरगाह के बारे में, जो कि म्यांमार में है, उसके बारे में। ये 2008 में बना हुआ था, तो इसको देखना है थोड़ा सा। अब जो अगला टॉपिक है आपदा राहत कूटनीति, ठीक है, डिजास्टर डिप्लोमेसी। तो ये सुर्खियों में क्यों है अभी फ़िलहाल, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है, ICDRI। तो भारत में जो आपदा रोहित अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। ये किसका है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आपदा राहत कूटनीति होता क्या है। तो इसमें है कि घरेलू स्तर पर आपदा के खिलाफ प्रतिक्रिया क्षमताओं को वृद्धि करना। तो हम लोग दूसरे देश से हेल्प लिए बिना अपने घरेलू स्तर पर मतलब अपने देश के स्तर पर हम लोग क्या आपदा से राहत पाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, इसके बारे में है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ये एक नया पहलू है, ठीक है। तो प्राकृतिक, मानव जनित आपदाओं या संघर्षों से प्रभावित अन्य देश को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए एक देश का प्रयास है। तो अगर किसी और देश में कोई भी कारण से, प्राकृतिक रूप से हो या मानव जनित कारकों से आपदा अगर आ रहा है, तो उसके लिए हम दूसरे देश क्या सहायता, क्या समर्थन प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, तो कार्मिक संसाधन एवं सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि बहुत सारे देशों में जब आपदा आया तो भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उस पर, ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें देखेंगे। और क्या है, तो आपदा राहत से विदेशी सैन्य और असैन्य सुरक्षा परिसंपत्तियों को उपयोग करना। तो यहाँ पे ओस्लो दिशा निर्देश है जो कि 1994 में अपनाया गया था और उसको 2006 में फिर से अपडेट किया गया था। तो इसमें है कि हम लोग कैसे दूसरे देश को सहयोग या मदद कर सकते हैं आपदा के दौरान। तो भारत में आपदा राहत कूटनीति का अपना एक महत्व है कि भारत जो है ये, अगर हम लोग आपदा राहत कूटनीति को अपनाएंगे या किसी देश को आपदा से मदद, रिलीफ दिलवाएंगे, तो भारत का जो नेचर है वो झलकेगा, ठीक है। तो पहला है कि वो सॉफ्ट पावर को मजबूत करेगा, और जैसे ही वो सॉफ्ट पावर को मजबूत करेगा तो अन्य देशों के साथ उसके संबंध और मजबूत होंगे, समझ रहे हो ना। तो सॉफ्ट पावर दिखाएगा तो अन्य देश के साथ उनका रिलेशन जो है भारत का वो और ज़्यादा मजबूत होगा, अच्छा होगा। दूसरा क्या है, भू राजनीतिक पहुँच को बढ़ावा देना। तो जिस देश में वो मदद करेंगे भारत, वहाँ उस देश से रिलेशन हम लोग को बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जैसे कि पूर्व में जापान से लेकर के पश्चिम में तुर्किया तक उत्पन्न हुए संकट में तुरंत प्रतिक्रियात्मक सहायता भारत ने प्रदान किया है। तो अब जो है तुर्की और जापान जैसे देशों के साथ हम लोग का रिलेशन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उन्हें मदद किया आपदा के दौरान। द्विपक्षीय संबंधों में सफलता होगा, जैसे कि 2015 में नेपाल में आए भूकंप के लिए भारत में ऑपरेशन मैत्री चलाया, ठीक है। तो भूकंप आया नेपाल में 2015 में, लेकिन भारत जो है ऑपरेशन मैत्री चलाया ताकि नेपाल के साथ हम लोग का रिलेशन अच्छा हो सके। और जिसके कारण हम लोग देख भी सकते हैं कि नीचे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है काठमांडू के साथ भारत के संबंध काफ़ी मजबूत हुए, इसके कारण, ऑपरेशन मैत्री के कारण।
और भूकंप आया था नेपाल में 2015 में, और नेपाल में ही है काठमांडू, तो उसके साथ हम लोग का रिलेशन और ज़्यादा अच्छा हो गया। अगला है जो महत्व में ही मानवीय सहायता और आपदा राहत का रणनीतिक महत्व। ठीक है, तो राजनीतिक प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में ये भी मदद करता है। अब वैश्विक संकट, अगला जो हेडिंग है, वैश्विक संकट के समय भारत द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया को निर्धारण करने वाले कारक। तो क्या क्या कारक है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। है क्षेत्रीय शक्ति बनने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने की भारत की आकांक्षा। तो भारत जो है अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन सकता है। ग्लोबल साउथ एवं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता। तो भारत का एक पॉलिसी बहुत पहले से है कि नेबरहुड पॉलिसी की, अगर भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें अगर कोई भी तकलीफ होता है तो भारत जो है बढ़ चढ़ के उस पर हिस्सा लेगा और उसको एक अपना जो फ्रेंडशिप वाला नेचर है भारत का वो शो करेगा। तीसरा क्या है, घरेलू आपदा प्रबंधन क्षमताओं का लाभ उठाना। ठीक है, उसके बाद है भारत की मजबूत आर्थिक समृद्धि। अब हम लोग देखेंगे इस बॉक्स में क्या है, ये इस बॉक्स में जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको जूम करके हम लोग देखते हैं। तो तुर्की में आया विनाशकारी भूकंप। तो तुर्की में जब विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने क्या चलाया, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया। ठीक है, और म्यांमार में जब चक्रवात आया तो वहाँ पे चलाया ऑपरेशन करुणा। तो इससे भारत का जो संबंध है तुर्की के साथ या म्यांमार के साथ वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस में EWS चालू किया। EWS क्या होता है, तो ये एक मौसम के बारे में जानकारी देता है पहले कि ऐसा होने वाला, आप थोड़ा सावधान हो जाए। तो EWS की सहायता से ही ये देश चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाला जो भी जान माल का नुकसान था वो कम हो गया, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल जाता था नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस को कि आने वाले समय में इस तरह का चक्रवात या भूकंप जैसी गतिविधि आने वाला है, तो हम लोग पहले से वो एक अलर्ट जारी कर दिया जाता था। अब जो है ये सागर मिशन, ठीक है, तो ये क्या है, तो मॉरिशस और कोमोरोम में आवश्यक खाद्य पदार्थ, दवा और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति तथा चिकित्सा सहायता दलों को भेजना और शामिल करना। तो मिशन सागर के तहत मॉरिशस और कोमोरोम में ये दवा, खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाते थे भारत में। नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया गया। शांति स्थापित करने के लिए पुनः निर्माण संबंधी कार्य को भी लागू किया है कोविड-19 के दौरान। ठीक है, तो वैक्सीन मंत्री प्रोग्राम के तहत 100 देशों से भी अधिक देशों को ये चिकित्सा सहायता प्रदान किया गया भारत के द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपदा राहत कूटनीति में भारत द्वारा सामना की जाने वाला मुख्य चुनौती क्या है। तो सबसे पहला चुनौती तो यह है कि भारत के पास जो टेक्नोलॉजी का है वो अभाव है, तकनीकत क्षमताओं का अभाव है। यहाँ पे सीमित प्रभाव है, सभी देशों में हम लोग प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग बहुत हद तक इसको कार्य करते भी हैं। तीसरा क्या है, भू राजनीतिक तनाव भी है। ऐतिहासिक शत्रुता के कारण संभावित अस्वीकृति। तो बहुत सारे देशों में हम लोग का बहुत पुराने समय से शत्रुता जैसा भावना है, तो उस देशों पे भी कार्य करना एक चुनौती भरा कार्य है। अब हम लोग देखेंगे कि आगे की राह हम लोग क्या कर सकते हैं। तो क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को बढ़ावा देना, जैसे कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लैंडिंग प्लेटफॉर्म और हॉस्पिटल शिप जैसे प्लेटफॉर्म में निवेश करना। तो जिससे क्या हो गया कि आपदा अगर आए तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से उसका सुधार कर सके या सामना कर सके। तो बजटीय आवंटन में सुधार करना। तो बजट में हम लोग क्या है कि आपदा राहत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड को इकट्ठा करना। वैश्विक मंच पे अपनी उपलब्धि का सामना करना। ठीक है, क्वाड जैसे मंचों का उपयोग करना। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सब जो है हम लोग अभी क्वाड का ही तीसरा नंबर पर, इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा, मतलब पश्चिम एशिया में अस्थिरता के बाद वाला जो टॉपिक है वो क्वाड से ही रिलेटेड है, तो वहाँ पर हम लोग क्वाड को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक आता है वो है पश्चिम एशिया में अस्थिरता। तो जो वेस्ट एशिया है उसमें इनस्टेबिलिटी क्यों आया, कैसे आया, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये अभी जो है सुर्खियों में क्यों है, तो इजराइल ने सीरिया के ईरानी वाणिज्य दूतावास पे हमला किया।
तो इजराइल जो है सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला कर दिया है। तब ईरान अपना जवाबी कार्रवाई करेगा, तो ईरान भी कुछ ना कुछ करेगा। तो ईरान ने भी जब कदम उठाया तो वहाँ पे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि इजराइल में आयरन डोम और एरो और डेविड स्लिंग जैसे वायु रक्षा प्रणाली तैनात किया ताकि उन पे अटैक ना हो सके। ठीक है, पहले तो इजराइल ने अटैक किया, उधर से जब अटैक करने का बारी आया तो इजराइल ने ये सब चीज़ तैनात कर लिया है। तो इजराइल ने हमले को रोकने के लिए क्या किया है, तो एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल EM का इस्तेमाल किया है। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल का नाम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो IMF और विश्व बैंक ने क्या किया, तो भारत सहित सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था एवं राजनीति पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो क्या बोला कि अगर हम लोग अटैक वगैरह करते हैं तो क्या हो गया, ये कौन बोल रहा है कि IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हमारा बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है बॉक्स में कि आतंकवादी गुट, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आतंकवादी गुट सीरिया में है कौन सा, तो सीरिया में है ISIS, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और लेबनान में है हिजबुल्लाह। चलिए आगे देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो वही है जो एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल के बारे में है, जिसने कौन लगाया है, तो इजराइल ने लगाया है। क्यों, ताकि वो सुरक्षा पा सके। तो ये क्या है, एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, ABM है। इस बैलिस्टिक मिसाइल को उनके प्रक्षेप पथ के मध्य मार्ग या टर्मिनल चरण के दौरान ही रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो मान लेते हैं कि दूसरे देश ने मिसाइल के द्वारा अटैक किया, तो वो हवा में ही, मतलब कि आसमान के ऊपर में ही, धरती पे गिरने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया जाता है इस मिसाइल के द्वारा। जितने भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनका यही कार्य होता है। तो सबसे पहले तो ये ट्रैक करना पड़ेगा कि ट्रैक कहाँ पे अभी वो मिसाइल है, तब जाके वो अटैक करेगा। तो ट्रैक करने के लिए इंफ्रारेड और रडार जैसा सिस्टम को या सेंसर लगाया गया है उसमें। ये गाइडेंस सिस्टम का भी उपयोग किया गया है। अब एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काइनेटिक किल व्हीकल्स, जिसमें नष्ट करने के लिए बनाया गया है इसको, लक्ष्य को अपना। दूसरा है निर्देशित ऊर्जा हथियार, ये लेजर और अन्य ऊर्जा बीमा के उपयोग करके आने वाले खतरे को निष्क्रिय नष्ट करते हैं। तो ये मैप है, ठीक है, कहाँ ये, तो ये इंडिया हो गया। इंडिया से ठीक ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अफ़गानिस्तान, ठीक है, इधर ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, सऊदी अरबिया, इज़राइल देख लीजिए कहाँ पे है, लेबनान के जस्ट नीचे है सीरिया, इज़राइल। और इन्होंने ही क्या किया, तो सीरिया पे अटैक किया था। और सीरिया और इज़राइल बगल बगल में है, तो सीरिया पे अटैक किया। और इसी सीरिया में क्या था, तो दूतावास था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब इस पर अगर अटैक वगैरह हुआ है, पश्चिम एशिया में अस्थिरता आया है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले भारत पर प्रभाव। तो भारत पर प्रभाव ये है कि भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन का परीक्षण हो सकता है। जैसे ईरान, रूस, चीन धुरी का उदय हुआ, तो भारत को अब क्या किया जाएगा, तो देखा जाएगा ना कि वो किसके सपोर्ट में होता है। अगर हम किसी एक का सपोर्ट करेंगे तो दूसरा देश हमसे नाराज़ हो जाएगा, या दूसरा देश को सपोर्ट करेंगे तो पहला देश नाराज़ हो जाएगा। तो ये सब का प्रभाव पड़ सकता है। पोत परिवहन की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकता है। हम लोग बहुत सारे देशों में अपने पोत को रखते हैं, या अपने देश में भी डॉकयार्ड्स में अपने पोत को रखते हैं, तो यहाँ पे भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारतीयों की सुरक्षा का चिंता बना हुआ है। ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि कच्चा तेल के लिए भारत जो है 85% दूसरे देश पर निर्भर है, तो वो भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो बना रहा है भारत, ठीक है, भारत क्या कर रहा है, तो आर्थिक गलियारा बना रहा है पूर्व यूरोप में, मध्य भारत में, तो इसमें भी देरी हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से वस्तु एवं ईंधन की कीमत में वृद्धि होगा। अब हम लोग दूसरा देश से मंगवाएंगे तो इस युद्ध के कारण उस सब वस्तुओं का भी कीमत बढ़ सकता है। मुद्रास्फीति दर है, फार्मा निर्यात हम लोग दूसरे देश को करते हैं, व्यापार संतुलन है, विदेशी मुद्रा भंडार है, या शेयर बाजार है, रुपए का मूल्य है, अर्थव्यवस्था पे, ये सब पे, सारे चीज़ों पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा।
नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शिपिंग लागत या बीमा प्रीमियम में भी वृद्धि हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारे जो है भारत का प्रभाव है अगर ये अटैक होता है तो। ठीक है, या अस्थिरता आता है तो। अब हम लोग आगे की राह में क्या देख सकते हैं, तो आगे की राह में हिंसा को रोकने और समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीका हम लोगों को ढूंढना चाहिए। ठीक है, निर्देशात्मक फ्रेमवर्क की प्रक्रिया का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑर्डर बेस्ड होता है, उसको पालन करना जरूरी है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष का समाधान करना चाहिए। राजकोषीय और बाह्य स्थायित्व की रक्षा करना चाहिए। समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन को भी अपनाना चाहिए, जैसे कि इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने, और वहीं अमेरिका ने चलाया था ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। तो ये कर सकता है। तो ये हो गया आपका 3 टॉपिक। अब जो चौथा टॉपिक है 2.4, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो चौथा टॉपिक है, सुर्खियों में क्यों है। सबसे पहला बात, ऑस्ट्रेलिया का सरकार ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी 2024 में भारत को, ठीक है, इको पैसिफिक रीजन में शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदारी में शामिल किया है। तो इंडो पैसिफिक जोन है जिसमें भारत को शीर्ष स्थान शामिल किया गया, भारत को शीर्ष स्थान पर। तो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो भारत के ठीक नीचे, इक्वेटर के ठीक नीचे एकदम ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया व्यापारिक, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग, रक्षा उद्योग का ही एक केंद्र है और भारत के साथ अवसर की तलाश जारी रखेगी। तो भारत जो है, भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया अपना एक अवसर तलाशने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे मैप में भी तो दिख ही रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। तो बीच में यहाँ पे इक्वेटर है, वो नहीं दिखाया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक जोन के बारे में। तो यहाँ पे टोटल जनसंख्या का 50% से ज़्यादा जनसंख्या के लोग इसी क्षेत्र में निवास करते हैं, और जिसका अगर ग्लोबली हम लोग देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना भागीदारी है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2/3 का हिस्सेदारी सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन का है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर के दक्षिण प्रशांत के द्वीप तक इसमें शामिल है। ठीक है, और हिंद प्रशांत पर भारत के नीतिगत परिप्रेक्ष्य में समावेशिता, खुलापन और आसियान केंद्रीयता शामिल है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र कौन कौन सा आता है। तो यहीं पे जो है विश्व का जो देश यहाँ पे दिया हुआ है, इसी प्रदेशों में विश्व का 50% से अधिक जनसंख्या यहाँ पे शामिल है। और वैश्विक हिस्सेदारी अगर अर्थव्यवस्था का देखा जाए तो 2/3 यहीं पे है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्व क्या है, तो सबसे पहला महत्व जो है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अरे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, वो भी फ़ोन से। तो ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी का महत्व तो साझे राजनीतिक हित, तो दोनों का अपना अपना एक हित है। जैसे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाना, चीन को प्रतिसंतुलित करना। तो हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तो इंडिया इसलिए भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है ताकि चीन को वो बैलेंस कर सके। गैर पारंपरिक मुद्दों पर भी समाधान करना, जैसे आतंकवाद है, समुद्री डकैत है, अवैध मत्स्यन है, समुद्री प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, तो ये सब से भी निपटने में वो मददगार रहेगा। तो नवीन पहलों में भी सहयोग, जैसे कि भारत में इंडो पैसिफिक ओशियन इनोवेटिव का समर्थन किया है। तो भारत क्या किया है, IPOI इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव इनोवेटिव का समर्थन किया है। अब भारत दोनों देश के द्वारा क्या क्या पहले स्टार्ट किया गया है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो पहल है वो है व्यापक रणनीतिक साझेदारी, CSP। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो 2020 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को अपग्रेड किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर संयुक्त घोषणा पत्र 2020 के साथ साथ 2021 में
2+2 मंत्री स्तरीय संचार संवाद किया जाएगा। तो दो मंत्री मेरा रहेगा इंडिया का, 2 मंत्री रहेगा ऑस्ट्रेलिया का, और आपस में बैठ कर के एक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। 2021 किया था 2021 में। अगला जो है क्या है, तो क्वाड की भागीदारी। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए और जापान के साथ मिलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे खुले, समावेशी, सुरक्षित और शांतिपूर्ण हिंद महासागर का क्षेत्र का समर्थन करते हैं। तो ये क्वाड जो है ये भी जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र जो है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इसमें शांतिपूर्ण तरीके से हर समस्या का समाधान करने के लिए ये लोग हमेशा तत्पर है। अगला जो है MLSA, तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट और डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट अरेंजमेंट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो लॉजिस्टिक सहयोग की सुविधाजनक बनाना है, इसमें सैन्य भागीदारी को बढ़ावा देना है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के कोकस कीलिंग द्वीप में भारतीय नौसेना और वायुसेना के विमान का पहली तैनाती किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 2023 में एक द्वीप है जिसका नाम है कोकस द्वीप। कोकस द्वीप कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। यहीं पे भारत का नौसेना और वायुसेना विमान को तैनात किया गया है, भारत का। सैन्य अभ्यास भी कुछ कुछ जारी किया गया है, जैसे कि ऑक्सीडेंस, ठीक है, ऑक्सीडेक्स ये समुद्री है, पिच ब्लैक ये वायुसेना का है, ऑस्ट्रिया हिंद ये है वार्षिक परीक्षण कार्यक्रम है, मालाबार अभ्यास जो कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगला जो पहल है वो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव पार्टनरशिप, AIIPOIP, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव पार्टनरशिप। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देगा और खुला, समावेशी, सुरक्षित और शांतिपूर्ण, समृद्धि और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को समर्थन करता है। तो इतना सारा जो है ये है पहल जो कि दोनों देशों के द्वारा चलाया गया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के द्वारा मिल करके। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा संबंधों में भिन्नता। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का कुछ कुछ क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, कुछ कुछ भिन्नता है, उसको भी देख लेते हैं। तो भू राजनीतिक भिन्नता, अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, ठीक है, दोनों का ये चीज़ अलग है। तो भारत पारंपरिक रूप से स्वयं को हिंद महासागर का शक्ति के रूप में देख रहा है। तो भारत क्या कर रहा है, तो हिंद महासागर की शक्ति के रूप में अपने आप को देखता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक रूप से प्रशांत क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। तो दोनों ही जो है वहीं पे केंद्रित कर रहे हैं। अगला क्या है, अलग अलग प्राथमिकताएं। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौती को अपनी राजनीतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से देखता है। वहीं भारत क्या करता है, तो भारत चीन को अपनी विवादित सीमा, जो भारत सीमा बॉर्डर है, उसको सैन्य खतरे के रूप में देख रहा है। तो दोनों का जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग है। तो अब हम लोग जो है कि भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसको विस्तार किया जाए, तकनीक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, अंतर संचालियता, ठीक है, इंट्रोपैरेबिलिटी में सुधार किया जाए, जागरूकता लाया जाए, समझौता को लागू किया जाए, जैसे कि MLSA था अभी, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट, जिसमें लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने का बात किया जा रहा था, उसको पूरी तरीक़ा से लागू किया जाए। तो अगला जो टॉपिक है वो है ऑकस, AUKUS। तो इसमें हम लोग, तो इधर तो कुछ नहीं है वैसा, तो यहाँ पे देखिए ऑकस है क्या। तो ऑकस, A फॉर अमेरिका, UK यूनाइटेड किंगडम और US ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हैं ऑकस में। तो ऑकस में कौन कौन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, A फॉर अमेरिका, UK और US ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश मिल करके एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी बनाते हैं और ये ऑकस का निर्माण करते हैं 2021 में। ये तीनों देश मिल करके, कौन कौन, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि सदस्य देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना, उद्योग क्षमता का विस्तार करना। तो इसमें शामिल जितने भी सदस्य देश हैं उनके क्षमता का निर्माण करना, तकनीकी सहयोग प्रदान करना, तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी विस्तार करना।
तो ये 2 प्राथमिकताओं को रखता है, यानी कि इसका 2 पिलर है। तो पिलर 1 में क्या है, तो पारंपरिक हथियारों से युक्त परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों का विकास करना। तो पिलर 1 में क्या है, तो पनडुब्बी जो कि हथियारों से लैस है, परमाणु ऊर्जा से लैस है, उनका विकास करना। और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका दोनों ही देश ऑस्ट्रेलिया के को परमाणु संचालित पनडुब्बियां बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो कौन किसको मदद कर रहा है, तो यूके और यूएसए ऑस्ट्रेलिया को मदद कर रहा है। पिलर 2 में क्या है, तो उन्नत क्षमता विकास को इसमें शामिल किया गया है और इसका विकास किया जाएगा, जैसे कि साइबर क्षमता हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, और समुद्र की गहराई को नापना। ये हो गया पिलर 2 में, और पिलर 1 में अलग चीज़ है। ये दोनों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 2021 में एक कानूनी रूप से बाध्यकारी जो त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है उसको भी फॉलो करना है। ठीक है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जानते हैं एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्सन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ENNPIA के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑकस का निहितार्थ क्या हो गया, तो हिंद प्रशांत के लिए सामरिक निहितार्थ है। तो ऑकस का लक्ष्य है स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण समावेशी हिंद प्रशांत के विजन प्राप्त करना। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुलापन लाना। दूसरा क्या है कि हिंद प्रशांत में अमेरिका का जो भी नया नया प्रयास है वो भी किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम के सामरिक वर्चस्व को फिर से स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ऑकस में यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। अब ऑकस से लेकर रिलेटेड बहुत कुछ चिंताएं हैं। तो पहला चिंता में हम लोग देख सकते हैं कि व्यक्तियों और रणनीतिक उद्देश्य में स्पष्टता का अभाव है। तो उद्देश्य में स्पष्टता अभी नहीं है अच्छे तरीके से। चीन जो है ऑकस का विरोध कर रहा है। ठीक है, चीन ने डीजल इलेक्ट्रिक अटैक क्लास पनडुब्बी से संचालित फ्रांस के साथ समझौता को खारिज कर दिया है। तो इसका फ़ायदा इंडिया को हो जाता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, तो फ्रांस के पनडुब्बियों को खरीदने से मना कर दिया, और ऑकस देश के बीच में अटलांटिक पर संबंधों का एक विभाजन को भी बढ़ा दिया है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ऑकस जो है ये क्वाड से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ऑकस क्वाड के विपरीत रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता देता है। तो ऑकस क्या करता है, रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता देता है, वहीं क्वाड जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित है। तो क्वाड जो है रणनीतिक सहयोग पे बल दे रहा है, और ऑकस जो है रक्षा साझेदारी पर बल दिया जा रहा है। और क्वाड में जो है संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये चारों देश शामिल है क्वाड में। तो कौन कौन क्वाड में देश शामिल है, तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। अब भारत और ऑकस, भारत के लिए ऑकस का क्या महत्व है, तो ऑकस एक साझा खतरे के रूप में चीन से निपटने के लिए ज़रूरी है। पहला चीज़, तो भारत जो चाहता है वो ऑकस कर रही है, चीन से निपटने का प्रयास। ठीक है, और हिंद प्रशांत महासागर में वो स्वतंत्रता, खुलापन और समावेशी लाएगी, जिससे भारत को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा डीजल इलेक्ट्रिक अटैक वाला जो पनडुब्बी था, जो कि फ्रांस किसको देना चाह रहा था, ऑस्ट्रेलिया को, इन्होंने खारिज कर दिया। तो ये अब किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, इंडिया के साथ। ठीक है, तो इससे मेरा फ्रांस के साथ रिलेशन अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन गड़बड़ हो सकता है। तो भारत के लिए चिंता क्या है, तो चिंता यही है कि भविष्य में परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों का बढ़ती उपस्थिति। तो अगर आगे परमाणु पनडुब्बी अगर बनता है तो भारत के लिए भी एक खतरा का विषय है। हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। तो हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें इंडिया का जो वैल्यूशन है वो घट सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश शामिल हो रहे हैं। अब कुछ न्यूज़ है शॉर्ट्स में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो शॉर्ट्स का न्यूज़ है वो है बिम्स्टेक चार्टर। तो नेपाल जो है बिम्स्टेक चार्टर का अनुसमर्थन किया है, जबकि ये पहले नहीं किया था। ठीक है, बाद में किया है। तो हम लोग देख लेते हैं बिम्स्टेक चार्टर क्या होता है। तो ये बिम्स्टेक समूह के लक्ष्य, सिद्धांत और संरचना के रूपरेखा निर्धारित करने वाला स्थापना दस्तावेज है। तो ये जो चार्टर्ड है एक दस्तावेज है जो क्या करता है, तो बिम्स्टेक ग्रुप का जो लक्ष्य होता है या सिद्धांत होता है उसको निर्धारित करवाता है, लागू करवाता है। तो ये एक चार्टर्ड है
मतलब कि एक रिटन फॉर्म में चार्टर्ड है, जो कि बिम्स्टेक के लिए कार्य कर रहा है। तो इस चार्टर्ड को कब बनाया गया था? तो मार्च 2022 में बनाया गया था, जब बिम्स्टेक का ही 5वां शिखर सम्मेलन किया गया था तब। ठीक है, तो ये चार्टर्ड को सभी देश जो है, सभी देश से मतलब एक्सेप्टेबल था, अनुसमर्थन हो गया था, लेकिन नेपाल ने उस समय अनुसमर्थन नहीं किया। अब जाके नेपाल इस चार्टर्ड का समर्थन कर रहा है। ठीक है, तो बिम्स्टेक क्या है? तो बिम्स्टेक 1997 में बनाया गया था। ये आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति जैसे मुद्दे पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। और बिम्स्टेक में कौन कौन देश सदस्य हैं इनके इसका? तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। ये सारे देश जो है ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। कौन कौन? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है आसियान फ्यूचर फोरम। ठीक है, तो भारत के विदेश मंत्री ने वियतनाम के हनोई में आयोजित प्रथम आसियान फ्यूचर फोरम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया है। तो भारत पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट आसियान फ्यूचर फोरम में, जो कि कहाँ पे हो रहा था? वियतनाम में। किस तरीके से? तो वर्चुअल माध्यम से। तो आसियान क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है। ये 10 सदस्य देशों के बीच में आर्थिक समृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। तो जितने भी आसियान में 10 सदस्य हैं उनके बीच में सहयोग का ही भाव रखता है, आर्थिक रूप से सहयोग या तो क्षेत्रीय स्थिरता के रूप से सहयोग। तो आसियान फ्यूचर फोरम क्या है? तो 2023 में 43 आसियान शिखर सम्मेलन जो वियतनाम में हुआ था, इसी में इसका लाया गया था। ये एक साझा मंच के रूप में कार्य करती है, जो सदस्य देशों के साथ साथ भागीदारी देशों के बीच में नए अवसर, नए विचार, नीतिगत सिफारिश को साझा करने के लिए एक मंच का रूप में तैयार किया गया है। तो इस मंच के माध्यम से जो भी नया विचार है उसको रखा जाता है और देशों से पूछा जाता है कि क्या आप इससे समर्थन हैं या नहीं समर्थन हैं। आसियान के विकास पथ को बढ़ावा देने और आकार देने के लिए इसको लाया गया था, आसियान फ्यूचर फोरम। तो चलिए अगले पेज में हम लोग आते हैं इस साइड। ये तीसरा नंबर का क्या है? तो शॉर्ट्स है। तो यूक्रेन के जो विदेश मंत्री है वो भारत का यात्रा किया है। तो हम लोग देख लेते हैं। 2 साल पहले से जो चल रहा था ये रूस और यूक्रेन युद्ध, उसमें शांतिपूर्ण समाधान मेरा यूक्रेन चाह रहा है। तो भारत स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित जो किया गया था शांति शिखर सम्मेलन में क्या है, यूक्रेन ने भाग लेने पे सोचा है। और इसमें ये क्या करेंगे? तो 10 सूत्री शांति फार्मूला भी देंगे। और ये 10 सूत्री शांति फार्मूला का उद्देश्य है ये कि यूक्रेन में अस्थायी शांति स्थापित करना, युद्ध को समाप्त करना। जो युद्ध 2 साल से चलते आ रहा था रूस और यूक्रेन के बीच में, इस युद्ध को समाप्त करना ही इस 10 सूत्री शांति फार्मूला का उद्देश्य है, या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका यही चाह ही रहा है वो यूक्रेन। तो रूस यूक्रेन का युद्ध में भारत का रुख क्या है? तो सबसे पहले भारत को जो है वार्ता या कूटनीति के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। तो भारत शांतिपूर्ण तरीके से सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता है, सभी शांतिपूर्ण तरीकों और साधन का उपयोग करना चाहता है जिससे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिले, मानवीय सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। अब भारत का यूक्रेन के साथ क्या रिलेशन है? भारत अगर यूक्रेन का हेल्प कर रहा तो क्या कारण है? तो पहला है राजनीतिक कारण। तो यूक्रेन को जब मान्यता देने वाला देशों में से यूक्रेन एक देश है, उसके रूप में अगर मान्यता देने के लिए आरंभिक देशों में भारत भी शामिल था। तो भारत ने भी सिग्नेचर किया हुआ था कि हाँ यूक्रेन एक जो है देश है। तो और व्यापार और आर्थिक सहयोग के बारे में देखा जाए तो भारत जो है यूक्रेन का प्रमुख निर्यातक गंतव्य देश भी है। सांस्कृतिक महत्व अगर हम लोग इसका देखेंगे तो नृत्य, योग, दर्शन, आयुर्वेद, अध्यात्म का यूक्रेन में काफ़ी प्रभाव है। तो भारत का जो भी नृत्य है, योग है, दर्शन है, उसका यूक्रेन में प्रभाव है। तो लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ावा देगा, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग यूक्रेन के साथ रिलेशन को देखें तो भारतीय छात्र के लिए जो यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशनल सिस्टम है वो सबसे पसंदीदा साइट है। समझ रहे हो ना? अब युद्ध से पहले 18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। तो इस कारणों से भारत और यूक्रेन का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। इसलिए भारत अभी यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है और ये चाहता है भारत कि शांतिपूर्ण तरीके से रसिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, जो भी लड़ाई 2 साल से चल रहा है, उसको समाधान किया जाए। तो अभी हम लोग जो है सारे शॉर्ट्स को पढ़ चुके हैं। तो आज का ये टॉपिक था
इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।